हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी एज वेल एज वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। इसके साथ साथ हम अलग अलग टाइप्स की एलर्जीज़ के बारे में भी स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। व्हेन ए होस्ट इज़ एक्सपोज टू एंटीजन which may be in the form of living or dead microbe or other proteins, antibodies are produced in the host body। तो हमने लास्ट जो लेक्चर है उसमें देखा था कि जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल या हम कहते हैं फॉरेन एजेंट हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है तो हमारी बॉडी में हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने का मतलब क्या है? एक्टिवेट होने का मतलब है कि वो जो फॉरेन पार्टिकल है उसके ख़िलाफ़ वो एक स्पेशल प्रोटीन्स को जनरेट करता है। वो प्रोटीन्स उस फॉरेन पार्टिकल के ऊपर अटैक करके उसको किल कर देते हैं। उन प्रोटीन्स को हमने कहा था एंटीबॉडीज़। और कोई भी फॉरेन पार्टिकल है जो किसी होस्ट बॉडी के अंदर एंटर हो रहा है उसको हमने बोला था एंटीजन। तो देखिए इसमें वही लिखा गया है, व्हेन ए होस्ट इज़ एक्सपोज टू एंटीजन। जब पर्टिकुलर होस्ट मतलब मेज़बान जिसकी बॉडी है, तो उसकी बॉडी में जब कोई एंटीजन डाला जाता है, अब वो किस फॉर्म में हो सकता है? वो एंटीजन वो हो सकता है कोई लिविंग और डेड माइक्रोब। मान लीजिए कोई पैथोजन है वो कि जो कि बीमारी पैदा करता है, वो ही अब एंटर होता है तो वो क्या एंटीजन है, या फिर वो डेड हो चुका है, या फिर हम कहेंगे अधमरा है। तो इन सब केसेस में वो सब एंटीजन के रूप में एक्ट करेंगे। या कोई प्रोटीन लिया गया है, मान लीजिए कोई बाहर से कोई दूसरे माइक्रोब से कोई प्रोटीन लिया गया है, वो अब बॉडी के अंदर डाला गया है, तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो ये हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है, आप जानते हैं। मतलब सिंपल सी बात यह है, जब भी कोई एंटीजन किसी बॉडी के अंदर एंटर होता है तो एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन होती है। एंटीबॉडीज़ क्या करेंगे? उस एंटीजन को किल करेंगे। तो दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज़ कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। ये जो इस प्रकार की इम्यूनिटी है इसको हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है? कोई एंटीजन बॉडी में एंटर करता है और उस एंटीजन को हमारी बॉडी रिकॉग्नाइज करती है कि ये बाहर का है, नॉन सेल्फ है, और उसके खिलाफ जो बी सेल्स हैं वो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं और वो एंटीबॉडीज़ को किल करती हैं। तो ये एक टाइप की एक्टिव इम्यूनिटी है। एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो। तो इसके फीचर्स देखिए, स्लो होती है। इट टेक्स टाइम टू गिव इट्स ए फुल इफेक्टिव रेस्पॉन्स। तो जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है वो बहुत स्लो होती है। एंटीबॉडीज़ बनती हैं, फिर वो धीरे धीरे उनका नंबर बढ़ता है, फिर वो किल करेंगी। तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है और अपना पूरा इफेक्टिव रेस्पॉन्स देने में टाइम लगता है। इंजेक्टिंग द माइक्रोब्स deliberately during immunization or infectious organism gaining access into the body during natural infection induce active immunity। तो एक्टिव इम्यूनिटी कैसे हम इंड्यूस कर सकते हैं किसी बॉडी के अंदर? तो दो तरीके हैं। जब एक नेचुरल इन्फेक्शन हो रहा है, कोई मान लीजिए कोई हेल्दी पर्सन है, वो किसी डिजीज़ पर्सन के पास गया और उसके कांटेक्ट में आने से कोई माइक्रोब उसके अंदर एंटर होने की कोशिश कर रहा है। गेनिंग एक्सेस इनटू द बॉडी मतलब उसकी बॉडी के अंदर एक्सेस कर पा रहा है, वो घुस पा रहा है। घुसने के बाद क्या होगा? क्योंकि हमारी बॉडी रिकॉग्नाइज करेगी कि ये हमारे शरीर का पार्ट नहीं, ये नॉन सेल्फ है, तो इससे फिर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनेंगी, तो इससे एक्टिव इम्यूनिटी वो एक्टिवेट हो जाएगी, इंड्यूस हो जाएगी। अब दूसरा प्रोसेस है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या होता है? इम्यूनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि जो भी मान लीजिए पोलियो है, तो पोलियो जिस पैथोजन के द्वारा होता है उस पैथोजन को हाफ किल्ड कर लेते हैं हम, हीट किल्ड कर लेते हैं, या फिर उसके कोई भी हम सेल के पार्ट को, कोई प्रोटीन को जब हमारी बॉडी में एंटर करवाएंगे, क्योंकि वो अब क्या है, हाफ किल्ड है, वो अधमरा करके हम अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हैं। अब जब वो अधमरा है तो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन को नहीं फैला सकता, या बहुत रेयर चांस है कि वो पोलियो कर सकता है। लेकिन इसके उल्टा क्या होगा? हमारी बॉडी के अंदर वो जो अधमरा डेड माइक्रोब भी लिखा गया है, वो जो हाफ किल्ड माइक्रोब है, जब वो एंटर होता है तो उसके खिलाफ भी हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाएगी। अब एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं। अब जब एक्चुअल में कोई पोलियो वायरस आएगा तो एंटीबॉडीज़ हमारे अंदर पहले ही हैं, तो वो सेकेंडरी रेस्पॉन्स के रूप में एक्ट करेगा और उसको जल्दी से मार गिराने का काम करेगा। तो इस प्रकार की इम्यूनिटी को हम, ये भी एक इम्यूनिटी होती है। देखिए
ये भी एक टाइप की एक्टिव इम्यूनिटी है जिसमें हम एंटीजन को हाफ किल्ड करके और तब होस्ट के अंदर डाल रहे हैं और उससे एंटीबॉडीज बन रही हैं, और जब एक्चुअल एनकाउंटर होगा पैथोजन से तो वो जल्दी से उसको किल करने का काम करेगा। तो ये सब एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर आते हैं। दूसरा है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी के अंदर क्या होता है, हम डायरेक्टली एंटीबॉडीज को ही जो होस्ट की बॉडी के अंदर डाल देते हैं। देखिए, व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द फॉरेन एजेंट। मान लीजिए कोई सांप है, सांप ने काट लिया है किसी बंदे को, और यदि हम उस केस में उसके जहर को थोड़ा सा डालेंगे तो कोई तुक नहीं बनता है, क्योंकि वो कुछ मिनट्स का खेल होता है, उसके अंदर हमने उस जहर को ख़त्म करना है, हमारा इम्यून सिस्टम को उस जहर को ख़त्म करवाना है। तो हम क्या करेंगे, उस जहर के खिलाफ जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं शरीर में, वो बाहर से बनी हुई एंटीबॉडीज़ हम डायरेक्टली उस जो पेशेंट है उसकी बॉडी के अंदर डाल देते हैं। इसको हम कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। याद रखिए, पैसिव इम्यूनिटी के अंदर हम डायरेक्टली रेडीमेड एंटीबॉडीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर हम एंटीजन्स को इंट्रोड्यूस करते हैं जिससे एंटीबॉडीज शरीर में बनती हैं, लेकिन पैसिव में क्या होता है, हम डायरेक्टली रेडीमेड एंटीबॉडीज ही शरीर में इंट्रोड्यूस करते हैं। अब इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, जब माँ का दूध जो होता है उसके अंदर जो माँ का दूध होता है वो थोड़ा येलोइश होता है, उसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रम। तो देखिए, द येलोइश फ्लूइड कोलेस्ट्रम सीक्रेटेड बाय मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन हैज़ अबंडेंट एंटीबॉडीज IgA। तो जो मिल्क होता है, मदर्स मिल्क होता है, कोलेस्ट्रम बोलते हैं, तो जो उस मिल्क के अंदर एंटीबॉडी होती है, एक IgA एंटीबॉडी होती है। क्योंकि अब पता है कि जो बच्चा होता है उसको सिर्फ शुरू के 5 to 6 मंथ्स तक मदर का मिल्क ही मिलता है, तो उसको बाहर से हम कुछ भी नहीं दे रहे हैं, तो उसका इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उस जो मदर का मिल्क है उसके अंदर रेडीमेड एंटीबॉडी, कौन सी एंटीबॉडी, IgA। तो IgA एंटीबॉडी डायरेक्टली उस इन्फेंट को दिया जा रहा है मिल्क के अंदर ही। तो ये भी एक टाइप की पैसिव इम्यूनिटी है। द फिटस ऑल्सो रिसीव सम एंटीबॉडीज फ्रॉम देयर मदर थ्रू द प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के दौरान भी वो कुछ एंटीबॉडीज़ को रिसीव करता है, IgE को, नहीं IgG को, जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। दीज आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। तो पैसिव इम्यूनिटी के ये एग्जाम्पल हैं जिसमें मदर का जो मिल्क है उसके अंदर IgA एंटीबॉडी आई है, या फिर प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा के थ्रू एक IgG एंटीबॉडी है वो भी एंटर होती है इन्फेंट के अंदर। तो ये सब पैसिव इम्यूनिटी के एग्जांपल है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी समझ में आया होगा। अब अगला टॉपिक है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। देखिए, वही प्रिंसिपल है, वैक्सीनेशन, वैक्सीन डालना है, इम्यून सिस्टम को तैयार करना है। तो वही मतलब है कि जो कोई भी पैथोजन रहेगा उसको हीट किल्ड करके, या उसको हम हिंदी भाषा में कहें तो अधमरा करके आपके शरीर में डालेंगे। आपका शरीर उससे उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा, और वो एंटीबॉडी, वो जब एंटीबॉडी बना लिया, साथ में वो आपको पहले बताया था मेमोरी भी रखता है, याददाश्त है उसकी इम्यून सिस्टम की। तो जब एक्चुअल में वो पैथोजन हमारे शरीर में घुसेगा तो उसके पास याददाश्त रहेगी कि ये उस टाइम इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनी थी, तो वो एंटीबॉडीज़ डायरेक्टली उसको ख़त्म करने का काम करेंगे। तो यही आपका प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन। तो देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन इज़ बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम। तो हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसकी याददाश्त के ऊपर इसका प्रिंसिपल सिद्धांत निर्भर है। इन वैक्सीनेशन के अंदर क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजन और इनएक्टिवेटेड और वीकेंड पैथोजन, जो कि एक हम बोलते हैं वैक्सीन। तो वैक्सीन के अंदर होता क्या है, आज आपको पता लगा, वैक्सीन के अंदर कुछ भी नहीं है। जिस डिजीज़ के खिलाफ वैक्सीन दे रहे हैं उसी डिजीज़ के वीकेंड पैथोजन है, वीकेंड या फिर इनएक्टिवेटेड पैथोजन है जो डिजीज़ को नहीं कर सकते, या फिर उसी पैथोजन का कोई प्रोटीन है। तो मतलब ये क्या है, वही पैथोजन है, तो मतलब ये एक एंटीजन है, तो उसको शरीर के अंदर डाला जाता है। अब शरीर के अंदर डाला गया है क्योंकि वो नॉन सेल्फ है, शरीर का हिस्सा नहीं है, बाहर से आया है, तो जो हमारी बॉडी है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाएगी। तो द एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी अगेंस्ट दीज एंटीजन वुड न्यूट्रलाइज द पैथोजेनिक एजेंट्स ड्यूरिंग द एक्चुअल इन्फेक्शन। तो एंटीबॉडीज़ बनी हैं
अब देखिए, जब एक्चुअल इन्फेक्शन होगा, मान लीजिए पोलियो की ड्रॉप आपको पिलाई गई, पोलियो के ड्रॉप में जो पोलियो फैलाने वाला जो पैथोजन था वही था। अब आपकी बॉडी में जब वो गई तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बन गई। अब आप कितनी बार आपका लाइफ में पोलियो जो एक्चुअल में फैलाता है उस पैथोजन से एनकाउंटर हुआ है, सामना हुआ है, जब वो आपके शरीर में गया है तो क्योंकि आपके शरीर में पहले ही उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ हैं और आपके जो इम्यून सिस्टम है उसके पास याददाश्त है इस चीज़ की कि ये पोलियो को फैलाएगा, इसको किल करना है, वो तो एंटीबॉडीज़ पहले से ही रेडीमेड है, मेमोरी हम बोलते हैं। तो मेमोरी बी और टी सेल्स के थ्रू ये काम होता है। तो अब वो एक्चुअल इन्फेक्शन के अंदर उसको डायरेक्टली किल कर देगा। सेकेंडरी रेस्पॉन्स हमने कहा था फास्ट होता है और ज़्यादा इंटेंसिटी का होता है, तो वो इसका हेल्प ले रहे हैं। द वैक्सीन्स ऑल्सो जनरेट मेमोरी बी एंड टी सेल्स, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंटीबॉडीज़ के साथ साथ एक और सेल बनता है। जब कोई एंटीजन हमारे शरीर में चला गया है तो उसके खिलाफ एक तो एंटीबॉडी बनी और दूसरे उसके खिलाफ मेमोरी भी बनी, उसको हम कहते हैं मेमोरी बी और टी सेल्स। तो मेमोरी बी और टी सेल्स बनते हैं जो कि याददाश्त रखते हैं कि भाई इस एंटीजन के खिलाफ ये एंटीबॉडी है और ये जब भी ज़रूरत पड़ेगी ये उसको ज़्यादा मात्रा में बना सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, मेमोरी बी एंड टी सेल्स रिकॉग्नाइज द पैथोजन क्विकली ऑन सब्सिक्वेंट एक्सपोजर एंड ओवरवेलम द इन्वेडर्स विद मैसिव प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। तो भाई है कि भाई जो सेकेंडरी एनकाउंटर के रूप में ये एक्ट किया जाएगा। अब मान लीजिए ऐसा नहीं होता तो जब पोलियो वायरस पहली बार आता तो वो आपको बीमार कर सकता था, क्योंकि आपके शरीर को टाइम लगता, स्लो रेस्पॉन्स देता, तब तक वो अपना नंबर बढ़ा के अटैक कर सकता था। तो ये है आपकी वैक्सीनेशन का प्रिंसिपल। अब देखिए, इफ ए पर्सन इज इन्फेक्टेड विद सम डेडली माइक्रोब, या अब क्या है, यदि कोई आदमी जो कि किसी डेडली माइक्रोब से इन्फेक्ट हो गया है, मतलब कोई ऐसा माइक्रोब जो कि कुछ एक मिनट या कुछ एक घंटों के अंदर ही आदमी की जान ले सकता है, अगर कुछ ऐसा हो गया है टू विच क्विक इम्यून रेस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड, तो उसके खिलाफ ऐसा इम्यून रेस्पॉन्स चाहिए जो बिल्कुल क्विकली उसको ख़त्म कर सके। एज इन टेटनस, जो टेटनस के केस में होता है, वी नीड टू डायरेक्टली इंजेक्ट द परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज़। तो ये वही कह रहा है, पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल दे रहा है, जो मैंने आपको भी पीछे बताया था कि भाई कोई ऐसा केस हो जाए जिसके अंदर कि भाई आदमी मरने के कगार के ऊपर है और उसका इम्यून सिस्टम जब तक रेस्पॉन्स देगा वो तब तक मर भी सकता है। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली रेडीमेड या परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज़, उसको हम कहते हैं एंटीटॉक्सिन। मान लीजिए किसी ने जहर खा लिया तो उसके खिलाफ एंटीटॉक्सिन हम उसको देते हैं। एंटीटॉक्सिन के अंदर क्या है, तो भाई उसके अंदर एक ऐसी प्रिपरेशन है जो कि एंटीबॉडीज़ है, जो टॉक्सिन है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ है, वो एंटीबॉडीज़ को न्यूट्रलाइज कर देंगे। वही आपको नीचे एग्जांपल भी दिया गया, स्नेक बाइट के केस में जब कोई सांप काटता है तो इंजेक्शन विच इज़ गिवन टू द पेशेंट, जो डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है उसके अंदर क्या होता है, कंटेन परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज़, रेडीमेड एंटीबॉडीज होती है, किसके खिलाफ, अगेंस्ट द स्नेक विनोम, जो सांप का जहर होता है, मतलब जो एंटीजन है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो डाल करके देता है इंजेक्शन में, ताकि वो एंटीबॉडीज़ डायरेक्टली इसको न्यूट्रलाइज कर सके। इसको हम कहते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन। अब देखिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हैज़ अलाउड द प्रोडक्शन ऑफ एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ पैथोजन इन बैक्टीरिया और यीस्ट। तो आप ने अभी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हमने पढ़ा था, तो उसमें हमने जाना था कि हम मान लीजिए कोई पैथोजन है, उस पैथोजन से सिर्फ हम कोई पॉलीपेप्टाइड या फिर कोई प्रोटीन को भी आइसोलेट कर सकते हैं और वो एक एंटीजन के रूप में काम कर सकता है। और ये एंटीजन जब किसी बॉडी के अंदर डाला जाएगा तो वो डिजीज़ तो नहीं कर पाएगा, लेकिन इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ पक्का बन जाएंगी, और वो एंटीबॉडीज़ एक्चुअल एनकाउंटर जब होगा तो उसके अंदर उसको इन्फेक्शन को किल करने का काम करेंगे। वैक्सीन प्रोड्यूस्ड यूजिंग दिस अप्रोच अलाउज लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड हैंस ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ इम्यूनाइजेशन। इसका एग्जाम्पल है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम यीस्ट। ये क्या कह रहा है भी एक्चुअल में कि भाई जो आपके बैक्टीरिया हैं और जो यीस्ट है, इनके अंदर भी हम ये क्या है एंटीजन जो होती हैं, एंटीबॉडी जो होती हैं, इनको प्रोड्यूस कर सकते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर हमने जाना था कि भाई अलग अलग जो पैथोजन है, जो बैक्टीरिया यीस्ट है, इसको हम मॉडिफाई करके, इसके जेनेटिक मटेरियल को मॉडिफाई करके हम अपना जो हम कहेंगे बेनिफिशियल जो प्रोडक्ट है उसका प्रोडक्शन करते हैं। तो मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर हम उसके डीएनए को चेंज किया, उसके डीएनए में कुछ ऐसा डाला कि उसके अंदर जो हमें जो एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड चाहिए थी उसका प्रोडक्शन वो करेगा।
तो हम अगर इसको लार्ज स्केल के ऊपर करते हैं प्रोडक्शन, तो वैक्सीन्स को बनाना आसान हो सकता है। तो ये वैक्सीन्स की प्रोडक्शन है बाय यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर हम एक एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड्स बनाते हैं बाय यूजिंग बैक्टीरिया और यीस्ट। तो इसका एक एग्जांपल है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है वो बनाई गई है आपके यीस्ट के अंदर। तो इसमें क्या किया गया है समझिए। मान लीजिए ये यीस्ट है, सैक्रोमाइसिस सर्विसाई, बेकर यीस्ट बोलते हैं। इसके डीएनए के अंदर हमने ऐसा डीएनए इंसर्ट कर दिया बाहर से, जो कि आगे जा कर के ऐसा प्रोटीन बनाएगा जो प्रोटीन हेपेटाइटिस बी का जो पैथोजन होता है उसके अंदर होता है। अब जब भी इसको लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे करेंगे तो ये प्रोटीन बनेगा, और ये प्रोटीन हेपेटाइटिस बी में भी है। और जब ये प्रोटीन किसी होस्ट के अंदर डाला जाएगा, मतलब वैक्सीन के रूप में डाला जाएगा, तो इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनेंगी, और वो एंटीबॉडीज़ एक्चुअल हेपेटाइटिस बी वायरस को मारेंगी। तो ये तरीका है आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज करके वैक्सीन बनाने का। देखिए अगला टॉपिक है एलर्जीज। एलर्जी, कुछ लोगों को किसी चीज़ की एलर्जी होती है, किसी को धूल से होती है, किसी को मिट्टी से, किसी को स्मेल से होती है। तो एलर्जी चीज़ क्या है, क्यों ये होती है, इसमें कौन सा सिस्टम हमारा रेस्पॉन्सिबल है। देखिए, व्हेन यू हैव गोन टू ए न्यू प्लेस एंड सडनली यू स्टार्ट स्नीजिंग, तो सिम्टम्स क्या हो सकते हैं एलर्जी के। स्नीजिंग, wheezing for no explained reason, and when you went away your symptoms disappeared। छींकें आना, अचानक से छींक आना, नाक से पानी बहना, ये सब सिम्टम्स हो सकते हैं। और जब आप उस एरिया से कहीं दूर चले जाते हैं तो आपके सिम्टम ख़त्म हो जाते हैं। मतलब मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ है जिससे आपको एलर्जी है, तो उस चीज़ के पास आप जाएंगे तो आपको सिम्टम्स आएंगे, जैसे कि स्नीजिंग, कफिंग हो गया, नाक से पानी बहना, आँखों में जलन, ये सब हो सकते हैं। जब आप उस चीज़ से दूर हो जाएंगे तो वो सब सिम्टम्स भी गायब हो जाएंगे। क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है। सम ऑफ अस आर सेंसिटिव टू सम पार्टिकल्स इन द एनवायरनमेंट। तो ये किस कारण हो रहा है कि भाई कुछ जो आदमी होते हैं वो कुछ पार्टिकल्स होते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, उसके खिलाफ सेंसिटिव होते हैं, वो बहुत ही संवेदनशील होते हैं उसके खिलाफ। द अबव मेंशन्ड रिएक्शन कुड बी बिकॉज ऑफ एलर्जी। अब ये एलर्जी के कारण है, ये सब एलर्जी के सिम्टम है। एलर्जी किससे हो सकती है, पोलन ग्रेन से हो सकती है, माइट से हो सकती है, विच आर डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेसेस। अलग अलग जगह के ऊपर, अलग अलग तरह के लोगों के ऊपर अलग अलग प्रकार की एलर्जी होती है, लेकिन जो रेस्पॉन्स होता है वो सेम होता है। तो हम उसी को समझेंगे। द एक्सरेटेड रेस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू द सर्टेन एंटीजन प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एलर्जी। एलर्जी चीज़ क्या है, तो एनवायरनमेंट के अंदर कोई पर्टिकुलर एंटीजन प्रेजेंट है। एंटीजन क्या हो सकता है, पोलन ग्रेन हो सकता है, धूल हो सकती है, मिट्टी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो हमारी बॉडी का नहीं है। तो द सर्टेन एंटीजन जो एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट है, उसके खिलाफ हमारे इम्यून सिस्टम का एग्जैगरेटेड रेस्पॉन्स, बहुत ही तेज़ी से रेस्पॉन्स करना, उसको हम कहते हैं एलर्जी। द सब्सटेंस टू विच सच एन इम्यून रेस्पॉन्स इज प्रोड्यूस इज कॉल्ड एलर्जेंस। तो जिस सब्सटेंस के खिलाफ, जिस मटेरियल के खिलाफ, जिस एजेंट के खिलाफ ये जो रेस्पॉन्स उजागर हुआ है, इसको हम कहते हैं एलर्जन। तो एलर्जन के एग्जांपल हो जाएंगे पोलन ग्रेन, माइट्स। द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस टू दीज आर आईजीई टाइप। याद रखिए, एलर्जी के दौरान हमेशा आईजीई एंटीबॉडी रिलीज होती है। जब भी एलर्जी का केस आता है तो आईजीई एंटीबॉडी आती है। अब देखिए, कॉमन एग्जांपल्स ऑफ एलर्जन आर माइट्स इन डस्ट, पोलन ग्रेन्स, एनिमल डेंडर। और सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, स्नीजिंग, वाटरी आइज, रनिंग नोज, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। तो ये आपके सिम्टम्स हैं। एंटीबॉडी कौन सी आती है, आईजीई आती है। एलर्जी होती क्या है, तो एग्जैगरेटेड रेस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम टू द सर्टेन एंटीजन इज कॉल्ड एज एलर्जी। जिस मटेरियल के द्वारा एलर्जी हो रही है उसको कहते हैं एलर्जन। एलर्जन के लिए आईजीई टाइप की एंटीबॉडी रिलीज होती है। एलर्जन के एग्जांपल्स हो सकते हैं माइट्स हो गए, पोलन ग्रेन्स हो गए, एनिमल डेंडर्स हो गए, या पर्टिकुलर स्मेल से भी आप कर सकते हैं। कुछ एक लोगों को फ्लावर्स से भी एलर्जी होती है, वो पोलन ग्रेन्स के कारण हो सकती है या पर्टिकुलर केमिकल के कारण। और सिम्टम्स की बात करें तो स्नीजिंग है, वाटरी आइज है, रनिंग नोज है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। अब देखिए, एलर्जी होती क्यों है। एलर्जी इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ केमिकल्स लाइक हिस्टामिन, सेरोटोनिन फ्रॉम द मास्ट सेल। मास्ट सेल क्या है, इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं जो ये केमिकल्स रिलीज कर देते हैं, हिस्टामिन और सेरोटोनिन, जो कि इन्फ्लामेशन करते हैं। फॉर डिटरमाइनिंग द कॉज ऑफ एलर्जी द पेशेंट इज एक्सपोज टू
or injected with small dose of possible allergen and the reaction is studied. तो कोई पेशेंट है उसके अंदर कैसे स्टडी करेंगे, तो उसको जिस चीज़ से एलर्जी है उसके लिए थोड़ा सा उसको डोज दे के देखेंगे, तब उसको स्टडी करेंगे. द यूज ऑफ ड्रग्स, तो कैसी ड्रग्स यूज हम कर सकते हैं? एंटी हिस्टामिन ड्रग्स, एड्रेनलिन एंड स्टीरॉइड्स, ये सिम्टम्स को रिड्यूस कर सकती है एलर्जी के. एक्चुअल में एलर्जी का मतलब क्या है कि भाई वो जो केमिकल आया तब उस टाइम मास्ट सेल, एक इम्यून सिस्टम का सेल होता है एक टाइप का, वो दो केमिकल्स रिलीज करता है, हिस्टामिन और सीरोटोनिन, जिसके कारण ये जो सभी सिम्टम्स हैं वो दिखते हैं. इसका इलाज क्या है? तो हम एंटी हिस्टामिन ड्रग्स ले सकते हैं, एड्रेनलिन ले सकते हैं, स्टीरॉयड हार्मोन्स ले सकते हैं, जो कि स्टीरॉयड ड्रग्स ले सकते हैं जो कि सिम्टम्स को रिड्यूस कर सकते हैं. Somehow, modern day lifestyle has resulted in lowering of immunity and more sensitive to allergen. ये एक बड़ा रीज़न है. जिन लोगों की इम्यूनिटी कम होती है, इम्यूनिटी लो है, उस केस में ज़्यादा एलर्जी के चांस होते हैं, वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं एलर्जेंस के. मोर एंड मोर चिल्ड्रन इन मेट्रो सिटीज़ ऑफ इंडिया सफ़र फ्रॉम एलर्जीज एंड अस्थमा ड्यू टू सेंसिटिविटी टू द एनवायरनमेंट. जो मेट्रो सिटीज़ में जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं जो कि ज़्यादा एक्सपोज नहीं होते हैं, तो उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है और वो बहुत सारी अलग अलग तरह की एलर्जी जैसे कि अस्थमा हो गया, इससे सेंसिटिव होते हैं एनवायरनमेंट. दिस कुड बी बिकॉज ऑफ प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट प्रोवाइडेड अर्ली इन लाइफ. तो ये ऐसा हो सकता है कि छोटे बच्चे होते हैं तो उसको ऐसे बाहर के एनवायरनमेंट में ज़्यादा घूमने फिरने को नहीं मिलता है, तो वो अचानक से जाते हैं तो उनका इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स करता है. आगे देखिए जो आपका ऑटो इम्यूनिटी और इम्यून सिस्टम इन द बॉडी, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, और उसके बाद आपका स्टार्ट होगा एड्स और कैंसर.